क्वेश्चन नंबर 53, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया है, आप देखिए शेयर कैपिटल 20 लाख से 30 लाख हो गई। इसका मतलब करंट ईयर में 10 लाख के शेयर्स इशू किए गए हैं, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही चीज है, सरप्लस का बैलेंस है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज दी हैं, इसमें कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और इसमें आप देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में केवल एक ही चीज है, इंटरेस्ट 12% डिवेंचर। इन 12% डिवेंचर ये इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब करंट ईयर में डिवेंचर इशू किए गए हैं, जो कि हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। और यहाँ पर जो डिवेंचर इशू किए गए हैं उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 1 जनवरी को इशू किए गए हैं। तो हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट करते समय कि जो फ्रेश डिवेंचर इशू किए हैं उन पर कितने महीने का इंटरेस्ट देना है। इसके बाद आपको करंट लायबिलिटीज में दिया है ट्रेड पेबल्स, इसमें जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद नॉन करंट एसेट में आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, जिसमें एक ही एसेट है मशीनरी। तो देखिए यहाँ पर मशीनरी से रिलेटेड यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया है कि 5 लाख रुपए की कॉस्ट की मशीन, जिस पर की डेप्रिसिएशन 1,75,000 रुपये एक्यूमुलेट हो चुका है, उसे 3,75,000 रुपये में बेचा गया है। इसके अलावा करंट ईयर में डेप लगाया गया है 2 लाख रुपये। तो यहाँ हमें मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि करंट ईयर में हमने फर्दर कितने की मशीन परचेज की है, जो कि हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएगा। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि करंट ईयर में जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो 20% के प्रॉफिट पर सेल किए हैं। तो हमें एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको करंट एसेट में इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, इसमें जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो शुरुआत करते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और ये निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना होता है। तो देखिए नोट में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट एज पर सरप्लस, तो वो हम लिख लेते हैं। और प्रॉफिट एज पर सरप्लस के लिए हम जो हमारा सरप्लस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं। तो देखिए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया, क्लोजिंग बैलेंस है माइनस का 4,25,000 और ओपनिंग बैलेंस है माइनस का 5,37,500। तो माइनस का 4,25,000 माइनस का 5,37,500। तो ये हमारा आ रहा है 1,12,500 रुपये। तो ये तो आ गया हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या प्लस माइनस करना होता है। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स रिफंड। लेकिन इस क्वेश्चन में इनमें से कोई भी चीज नहीं दी हुई है। तो ये जो हमारा 1,12,500 है यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो गया। तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले इस क्वेश्चन में जो हमें अकाउंट बनाने पड़ेंगे वो हम बना लेते हैं। एक तो हमें मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक हमें बनाना पड़ेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, क्योंकि इन दोनों में ही सेल परचेज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले हम मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। देखिए मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,50,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 17,25,000 रुपये। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि मशीनरी जिसकी की कॉस्ट 5 लाख है और जिस पर कि 1,75,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है, उसे बेचा गया है 3,75,000 रुपये में, और करंट ईयर में मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगाया गया है 2 लाख रुपये। तो पहले हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। अब देखिए जो मशीन बेची गई है उसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या है। जो मशीन बेची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख रुपए और उस मशीन पर डेप एक्यूमुलेट हो चुका है 1,75,000 रुपये। देखिए ये जो बेची गई मशीन पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है वो हमें मशीनरी अकाउंट में सीआर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी ऑलरेडी रिटन डाउन वैल्यू पर है। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब ट्रांसफर होता है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मशीनरी जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं है, यहाँ पर मशीनरी रिटन डाउन वैल्यू पर है। तो इस मशीन की रिटन डाउन वैल्यू हो गई 3,25,000 और इसे सेल किया गया है 3,75,000 रुपये में। इसका मतलब इस मशीन को बेचने पर 50,000 का गेन हुआ है। तो इस मशीन को बेचेंगे, मशीनरी अकाउंट में सीआर में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 3,75,000 रुपये, और जो गेन हुआ है वो P&L में ट्रांसफर होगा, तो उसे हम मशीनरी अकाउंट के डीआर में लिखेंगे। यहाँ से P&L में सीआर में पहुँच जाएगा। इसके अलावा इस साल मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगाया गया है 2 लाख रुपए। अब यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि करंट ईयर में कितने की मशीनें परचेज की गई हैं। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में हमें पता चलेगा टू बैंक लिखेंगे,
ये मशीनरी परचेज है और ये हमें वैल्यू पता चली है बैलेंसिंग फिगर में 10 लाख रुपए। इसके बाद हम बनाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। तो पहले हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का देख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है। तो देखिए इसका मतलब करंट ईयर में 2 लाख रुपए के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है और बेचने के बारे में बताया गया है कि इन्हें 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो यहाँ देख लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट बेचे गए हैं उनकी कॉस्ट क्या है। तो देखिए 5 लाख से 3 लाख हो गए, इसका मतलब करंट ईयर में 2 लाख रुपए की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट बेचे गए हैं और 20% प्रॉफिट मतलब 40,000 के प्रॉफिट पर बेचे गए हैं। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या रहा हमारा 2,40,000 रुपये। तो वो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक के नाम से 2,40,000 और जो गेन हुआ है वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा 40,000 रुपये। यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का कुछ भी बैलेंस नहीं आया है क्योंकि इसमें केवल एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है बेचने का। अब हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देंगे जो हम निकाल चुके हैं 1,12,500 रुपये। अब हम इसमें क्या प्लस माइनस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस करते हैं जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन देखते हैं और आप देखिए डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि करंट ईयर में 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है, ये हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसके बाद अमोर्टाइजेशन, यहाँ पर कोई भी इंटेंजिबल एसेट नहीं दी है तो अमोर्टाइजेशन आपको नहीं लगाना है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग के लिए आप देखिए यहाँ पर डिबेंचर जो दिए हुए हैं 12% डिबेंचर जिनका ओपनिंग बैलेंस 6,25,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 7,50,000 है। इसका मतलब करंट ईयर में 1,25,000 रुपये के फर्दर डिबेंचर इशू किए गए हैं और ये जो फर्दर डिबेंचर इशू किए गए हैं ये 1 जनवरी 2022 को इशू किए गए हैं। तो जो फर्दर डिबेंचर इशू किए गए हैं उन पर 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 मतलब केवल 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जो पुराने 6,25,000 के डिबेंचर है उन पे तो पूरे साल का देना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 6,25,000 रुपये, उन पर तो हमें पूरे साल का ही देना पड़ेगा 12% की रेट से, तो ये आ रहा है हमारा 75,000। और जो हमने करंट ईयर में डिबेंचर इशू किए हैं 1,25,000 रुपये, उन पे 12% की रेट से केवल 3 महीने का देना पड़ेगा जो कि आएगा 3,750। तो टोटल 78,750 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो एक फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग है। इसके बाद और क्या प्लस होता है यहाँ पर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर मशीनरी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों को ही बेचने पे गेन हुआ है, इसीलिए और कुछ प्लस नहीं होगा। और माइनस होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो गेन है और इनकम है, जिसमें आपका डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट आता है। अब यहाँ पर आपको डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट है। जैसे गेन ऑन मशीनरी है 50,000 और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 40,000। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे। 50,000 मशीन बेचने पर गेन हुआ था और 40,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचने पर जो गेन हुआ था वो हम माइनस कर देंगे। अब हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,01,250। इसके बाद हमें जो हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में चेंजेस हुए हैं उन्हें प्लस माइनस करना है। तो प्लस क्या किया जाता है, डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। माइनस होता है इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन सी चीजों में चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटी में देखते हैं। देखिए ट्रेड पेबल्स है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। तो ये तीनों ही चीजें माइनस की हैं। पहला है ट्रेड पेबल्स डिक्रीज 2 लाख रुपए से। इसके बाद इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है 2,50,000 रुपये से। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है 4,87,500 से। तो ये तीनों ही माइनस होंगे।
इसके बाद हमारा आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6,36,250, ये माइनस में आया है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें देखना होता है पहले तो नॉन करंट एसेट्स को, और नॉन करंट एसेट में क्या है, एक तो मशीनरी है और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और हम इन दोनों के ही अकाउंट बना चुके हैं। तो सीधे अकाउंट में से देख लेंगे। तो देखिए, मशीन हमने बेची भी है 3,75,000 रुपीज़ की और खरीदी है 10 लाख रुपीज़ की। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट केवल बेचे हैं 2,40,000 रुपये के। तो ये हम कर लेते हैं। तो मशीन सोल्ड है 3,75,000, ये इनफ्लो है। मशीन परचेज्ड है 10 लाख रुपए, ये आउटफ्लो है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड है 2,40,000 रुपये, ये हमारा इनफ्लो है। इसके अलावा यहाँ पे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम ये दी नहीं हुई है, तो ये हमारा आ गया माइनस का 3,85,000 माइनस में। तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी दो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी और करेंगे। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है। शेयर कैपिटल आप देखिए करंट ईयर में 10 लाख से इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब करंट ईयर में 10 लाख रुपए के फर्दर शेयर इशू किए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज हो रहा है, जिसमें कि डिवेंचर है 1,25,000 के डिवेंचर इशू किए हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है नहीं। इसके अलावा इस एक्टिविटी में आता है डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट पेड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो करते हैं, सबसे पहले हम जो शेयर इशू किए हैं 10 लाख रुपए के वो लिखेंगे, जो कि 10 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ। इसके अलावा जो डिवेंचर इशू किए हैं 1,25,000 रुपए के, वो भी इनफ्लो है। इसके बाद जो इंटरेस्ट पे किया है डिवेंचर्स पे, जो कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे प्लस किया था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 78,750, वो यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि वो पे किया गया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 10,46,250 प्लस में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे। इसके लिए देखिए, हमें ए बी सी तीनों एक्टिविटी में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है उसे प्लस माइनस करना है। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें आप देखिए 6,36,250 माइनस में है, तो माइनस कर देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी माइनस में है 3,85,000, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें 10,46,250 प्लस में है। और नेट हमारा आंसर आ रहा है 25,000 रुपये, प्लस में आ रहा है। तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमें इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करना होता है, और हमारा आंसर आ जाना चाहिए जो कि क्लोजिंग बैलेंस हो। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन में कि क्वेश्चन से वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,75,000। तो यहाँ हम ओपनिंग बैलेंस प्लस करेंगे। तो देखिए 1,50,000 और 25, 1,75,000, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिशी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले दिया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में शेयर इशू किए गए हैं 4 लाख रुपए के। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का आपको नीचे नोट टू अकाउंट दिया है, इसमें एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में जो शेयर इशू किए हैं, यहाँ पर हमने देखा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, 4 लाख के शेयर इशू किए हैं, वो 20,000 के प्रीमियम पर इशू किए हैं। जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में 60,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए गए हैं। और सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 3,40,000। यहाँ से हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में ये 10% डिवेंचर इशू किए गए हैं। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया है, जो कि बैंक लोन है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में हमने बैंक लोन का रीपेमेंट किया है, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। ट्रेड पेबल्स, इसमें जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखेंगे। इसके अलावा नॉन करंट एसेट, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, और नीचे देखिए उसका नोट टू अकाउंट में बताया है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इसमें एक मशीन है जिसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इस साल एक मशीन का हिस्सा बेच दिया गया है,
जिसकी कॉस्ट 1,40,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है 1,10,000, इसे बेचा गया है 20,000 रुपये में। तो यहाँ हमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया है। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सेल करने की इन्फॉर्मेशन है, तो हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, ये तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इसके बाद कैश इन कैश इक्विवेलेंट। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत में सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और ये निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ता है। और देखिए, नोट में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस। तो हम देखते हैं कि सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है। क्लोजिंग बैलेंस 3,40,000 और ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए है। तो 1,40,000 करंट ईयर का हमारा प्रॉफिट है एज पर सरप्लस। अब हमें इसमें क्या क्या प्लस करना है। देखिए, हमें इसमें इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड प्लस करना है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है। ट्रांसफर टू रिजर्व, यहाँ पे हमने देखा जनरल रिजर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है 60,000 रुपये से। इसका मतलब करंट ईयर में 60,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन लॉस या टैक्स रिफंड या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा ये 2 लाख रुपए आ गए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मशीनरी का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। देखिए, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 14 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस है 21,40,000। तो सबसे पहले वो लिख देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस है 1,90,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2,40,000। अब हम देखेंगे कि कौन सी मशीन हमने बेची है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 1,40,000 और इस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है 1,10,000, इसे बेचा गया है 20,000 रुपये में। तो देखिए, यहाँ पर जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है, तो जब कोई मशीन बेची जाएगी तो उस मशीन पर जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है वो यहाँ से मशीनरी अकाउंट में सीआर किया जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डीआर होगा, यहाँ से हम इसे मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 1,10,000 रुपये को। तो आप देखिए, जो मशीन बेची गई है उस मशीन की कॉस्ट है 1,40,000 रुपये और इस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है बेचने की तारीख तक 1,10,000। तो इस मशीन की रिटन डाउन वैल्यू रह गई 30,000 रुपये और इसको बेचा गया है 20,000 रुपये में। इसका मतलब इस मशीन के बेचने पर 10,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो बेची गई मशीन का जो 20,000 है वो बाय बैंक के नाम से मशीनरी अकाउंट में सीआर होगा और जो बेचने पर लॉस हुआ है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 10,000 रुपये। अब यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि हमने करंट ईयर में कितने की फर्दर मशीनें खरीदी हैं। तो टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 8,80,000 रुपये। अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया गया है। तो वो आ रहा है हमारा 1,60,000 रुपये कि करंट ईयर में 1,60,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया गया है और ये वैल्यू हमें पता चली है बैलेंसिंग फिगर में। एक और अकाउंट है, हम वो बना लेते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। पहले हम उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। तो डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपये और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस 2,70,000। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹80,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16,000। मतलब करंट ईयर में 80,000 की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट 16,000 के प्रॉफिट पे बेचे गए हैं। इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कितने में बेचे होंगे? 96,000 में। तो एक तो हम बाय बैंक लिख देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सीआर में 96,000 और जो प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, वो P&L में ट्रांसफर होगा 16,000 रुपये। अब हमें यहाँ से बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि करंट ईयर में हमने कितने के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फर्दर परचेज किए हैं। तो वो हमारा बैलेंसिंग फिगर में वैल्यू आ रही है 1,50,000। मतलब करंट ईयर में 1,50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट खरीदे गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएगी। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2 लाख रुपये जो हमने निकाला था नोट बना के।
अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, हमें इसमें ऐड करना है जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है। तो पहला हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमने अभी निकाला था, यहाँ से बैलेंस फिगर में आया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1,60,000 रुपये, ये हम प्लस करेंगे। इसके अलावा अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे लगता है, बैलेंस शीट में किसी भी इंटेंजिबल एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैसे निकलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। तो देखिए यहाँ पे डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3,20,000। करंट ईयर में 1,20,000 के डिवेंचर इशू किए हैं। अब हम देखते हैं कि ये डिवेंचर कब इशू किए गए हैं। तो आप देखिए इसमें बताया गया है कि जो फर्दर डिवेंचर करंट ईयर में इशू किए गए वो 31 मार्च 2022, मतलब बिल्कुल ईयर के एंड में इशू किए हैं। तो जो इस साल इशू किए हैं उन पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो तो ईयर के एंड में इशू किए हैं। तो हमें केवल 2 लाख पर ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% की रेट से 20,000 रुपये। तो ये 20,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड कर देंगे। इसके अलावा ऐड होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक मशीन बेचने पे जो लॉस हुआ है 10,000, वो यहाँ पर प्लस किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बेचने पे कोई लॉस नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं माइनस क्या क्या करना। माइनस करना होता है हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी गेन हैं। तो जैसे आपका रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमने बेचे थे, आपने देखा, उस पर हमें गेन हुआ है 16,000 रुपये का। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, इसलिए इसे माइनस करेंगे। अब यहाँ से हमारा निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारा आया है 4,34,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं उन्हें प्लस माइनस करना है। तो देखते हैं कौन से चेंजेस आए हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में। तो देखिए सबसे पहले तो ट्रेड पेबल्स है, 1,80,000 से 1,50,000 हो गया, इसका मतलब कम हो रहा है, इसे हम माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा करंट एसेट में ये करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख से 1,80,000 हो गए, डिक्रीज हो गए। करंट एसेट डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। तो देखिए एक तो जो ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हुए हैं उसे हम माइनस करेंगे 30,000 रुपये, और जो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुए हैं उन्हें हम प्लस करेंगे 2,20,000 रुपये। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हमारा 3,74,000 है। तो अब हमारा आंसर आ रहा है 5,64,000। ये है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखिए हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ चुका है। अब हम दूसरी एक्टिविटी की बात करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें पहले देखना है नॉन करंट एसेट्स को। तो नॉन करंट एसेट्स में आप देखिए क्या क्या है। एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी हमने अकाउंट बनाया है, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में है मशीनरी, उसका भी हमने अकाउंट बनाया है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है एक और चीज़, करंट एसेट में जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस होता है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सीधे अकाउंट्स में से देख लेते हैं कि मशीनरी को हमने यहाँ पर बेचा भी है 20,000 रुपये में और ख़रीदा है 8,80,000। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आप देखिए हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचे हैं 96,000 रुपीज़ के और ख़रीदे हैं 1,50,000 रुपये के। तो जो खरीदा है वो हमारा आउटफ्लो है और जो बेचा है वो हमारा इनफ्लो है। मशीन सोल्ड है हमारा 20,000 रुपये और मशीन परचेज्ड है 8,80,000। इसके बाद जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें हमने बेचा है 96,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं और ख़रीदे हैं 1,50,000 के। तो जो आउटफ्लो है उसे हम माइनस में दिखाएंगे। अब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया माइनस का 9,14,000। तो ये हो गया हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमारी एक और एक्टिविटी रहेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को देखना है। तो शेयर कैपिटल देखिए इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 4 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं। और इसी के साथ एक और चीज़, यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो शेयर इशू हुए हैं वो 20,000 के प्रीमियम पे इशू हुए हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब करंट ईयर में 1,20,000 के डिबेंचर इशू किए हैं जो कि इनफ्लो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपका बैंक लोन है जो कि डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में
30,000 रुपये का लोन रीपे कर दिया है। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। डिविडेंड पेड तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट पेड हमने निकाला था 20,000 रुपये। तो ये कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर इशू हुए हैं, और जो शेयर इशू हुए हैं वो 20,000 के प्रीमियम पे हुए हैं। तो 4 लाख के शेयर 4,20,000 में इशू हुए हैं, ये इनफ्लो है। और जो डिवेंचर इशू हुए हैं 1,20,000 रुपये के, ये भी इनफ्लो है। और जो बैंक लोन है वो रीपे कर दिया गया है, रीपे मतलब पैसा दिया गया है, तो इससे हमारा आउटफ्लो होगा 30,000 रुपये का। और जो इंटरेस्ट पे किया गया है डिवेंचर्स पे, वो भी हमारा कैश का आउटफ्लो है 20,000 रुपये का, जो हमने ऑपरेटिंग में यहाँ प्लस किया था। अब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया 4,90,000 रुपये, प्लस में आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए हमारा तीनों एक्टिविटीज का हो गया। अब हमें नेट आंसर निकालना है। नेट के लिए हमें A + B + C मतलब तीनों एक्टिविटीज का जो इनफ्लो आउटफ्लो है उसे प्लस माइनस करना होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस में है 5,64,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में है 9,14,000, फाइनेंसिंग में प्लस में है 4,90,000। और अब हमारा नेट आंसर निकल के आएगा 1,40,000 रुपये, प्लस में आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमें इसमें प्लस करना होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हमारा आ जाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमने सही किया है या गलत। तो ओपनिंग बैलेंस जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का है वो देखते हैं। 80,000 करंट इन्वेस्टमेंट है और 2,40,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 3,20,000 रुपये। तो देखिए ये भी प्लस में है, नेट इंक्रीज था, और ये तो प्लस में है ही। तो अब हमारा आ जाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस 4,60,000 रुपये। अब हम क्वेश्चन देख के वेरीफाई करेंगे कि यही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए करंट इन्वेस्टमेंट 1,60,000 और कैश इन कैश इक्विवेलेंट 3 लाख, तो ये टोटल मिला के हो गया 4,60,000, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया है, और शेयर कैपिटल में यहाँ पर दो हैं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब करंट ईयर में इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। और आप यहाँ देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस नील है, क्लोजिंग बैलेंस 5,000 है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है, जिसमें से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ किया गया है। तो 10,000 प्रीमियम का आया है, इसका मतलब करंट ईयर में जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं वो 10,000 के प्रीमियम पर इशू हुए हैं। इसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख से 2 लाख हो गया, इसका मतलब करंट ईयर में 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया गया है, और ये रिडेम्पशन प्रीमियम पर किया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रीमियम है रिडेम्पशन का, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया गया है। इसका मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को P&L से राइट ऑफ नहीं किया गया है। अगर P&L से राइट ऑफ किया जाता तो हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें से हम ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है इसे ऐड कर देते अगर ये P&L में डेबिटेड होता, लेकिन इसे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस नहीं होगा 5,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जिसमें 8% डिवेंचर है, इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब करंट ईयर में 1,10,000 रुपये के डिवेंचर इशू किए गए हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक लोन कम हो रहा है, इसका मतलब रीपेमेंट हुआ है। ट्रेड पेबल्स ये ऑपरेटिंग में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में यहाँ पर है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है। और नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताया है कि करंट ईयर में 45,000 प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। प्रोवाइड बताया है, इसका मतलब हमें पेड निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेंगे। इसके बाद नॉन करंट एसेट में आ जाते हैं। देखिए नॉन करंट एसेट में आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। इसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि करंट ईयर में एक मशीनरी बेची गई है जिसकी की कॉस्ट 60,000 है और इस पर 20,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। इसको 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू बेचा गया है और करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया है 60,000। तो हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां से पता करना पड़ेगा कि करंट ईयर में फर्दर कितने के प्रॉपर्टी प्लांट परचेज किए हैं। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं, तो इसका अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है,
इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इनमें जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद कैश इन कैश इक्विवेलेंट दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक तो आपको मशीन के बेचने की इन्फॉर्मेशन है और एक इनकम टैक्स प्रोवाइड करने की। इसके बाद एडिशनल डिवेंचर बताया कि जो एडिशनल डिवेंचर इशू हुए हैं वो 1 अक्टूबर 2021 को हुए हैं और जो बैंक लोन रीपे हुआ है वो भी 1 अक्टूबर 2021 को हुआ है। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कैलकुलेट करते समय। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन 5% प्रीमियम पर हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और ये निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एज पर सरप्लस। तो देखिए, प्रॉफिट एज पर सरप्लस हमें मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस में, और आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000 माइनस का और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करके करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा। तो देखिए 1,50,000 माइनस का 1,40,000, तो करंट ईयर का प्रॉफिट है 2,90,000 रुपए। अब हमें इसमें क्या क्या प्लस करना होता है, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन दोनों की। ट्रांसफर टू रिजर्व, तो देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000, इसका मतलब करंट ईयर में जनरल रिजर्व में 30,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, और क्वेश्चन में बताया गया है कि करंट ईयर में 45,000 प्रोविजन किया गया है टैक्स के लिए। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस, टैक्स रिफंड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 3,65,000। देखिए, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले इधर लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,65,000। देखिए, अब हम कैश फ्लो स्टार्ट करने से पहले प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रॉपर्टी प्लांट का अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि करंट ईयर में कितना टैक्स पे किया था और करंट ईयर में जो प्रॉपर्टी प्लांट है कितने का फर्दर परचेज किया है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। पहले यहाँ पर आएगा ओपनिंग बैलेंस और यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, और आपको करंट ईयर में कितना प्रोविजन किया है इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि करंट ईयर में टैक्स के लिए 45,000 का प्रोविजन किया गया है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ से हमें बैलेंस फिगर में पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना टैक्स पे किया गया है, तो वो हमें पता चला कि 35,000 रुपये करंट ईयर का टैक्स पे किया है। ये बैलेंस फिगर में हमें पता चल गया। अब हम एक प्रॉपर्टी प्लांट का भी अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट का हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 6,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 8,60,000। अब देखिए, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन, अब मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही शामिल होगी क्योंकि ये एक टेंजिबल एसेट है जिसकी कॉस्ट 60,000 है। इस पर 20,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है और इसे बेचा गया 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि जो मशीन बेची गई है उसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या है। तो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड, तो इस मशीन की कॉस्ट है 60,000, इस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है 20,000, तो इसकी रिटन डाउन वैल्यू रही 40,000। देखिए, जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है वो प्रॉपर्टी प्लांट के अकाउंट में सीआर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी प्लांट की वैल्यू दी है वो रिटन डाउन वैल्यू पर ही है। तो यहाँ हमें ये वाला डेप्रिसिएशन तो सीआर नहीं करना, हाँ जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो सीआर होगा। तो अब इसको सेल कितने में किया गया, 50% ऑफ बुक वैल्यू, तो 40,000 बुक वैल्यू है, इसका 50% हो गया 20,000, मतलब 20,000 में बेचा, तो 20,000 रुपये का इस मशीन को बेचने पर लॉस हुआ है। तो इसे हम कर लेते हैं। सबसे पहले बाय बैंक लिखेंगे कि मशीन कितने में बेची है। मशीन को बेचा गया है 20,000 रुपये में और जो लॉस हुआ वो गया P&L में 20,000 रुपये। इस साल डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड किया है, इस साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है 60,000 रुपये, वो यहाँ पर आएगा 60,000। अब यहाँ से हमें बैलेंस फिगर में मिल जाएगा कि हमने करंट ईयर में कितने का प्रॉपर्टी प्लांट फर्दर परचेज किया है। तो ये बैलेंस फिगर में आ रहा है 3,40,000। तो अब हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लिखना था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो हमने लिख दिया। अब हमें इसमें ऐड करना होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन देखते हैं। तो देखिए, डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है 60,000 रुपये, ये 60,000 यहाँ पर प्लस होगा।
एमोर्टाइजेशन के लिए हमें इंटेंजिबल एसेट को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद इंटेंजिबल एसेट गुडविल दिया है और आप देख रहे हैं 40,000 से 15,000 होगी, इसका मतलब 25,000 से गुडविल को एमोर्टाइज किया गया है। ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है। तो पहले हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं, डिबेंचर्स की। देखिए ओपनिंग बैलेंस था 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,60,000। इसका मतलब करंट ईयर में 1,10,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं। और ये डिबेंचर कब इशू किए गए हैं? ये डिबेंचर इशू हुए हैं 1 अक्टूबर 2021 को। तो जो फ्रेश डिबेंचर इशू हुए हैं उन पर हमें 1 अक्टूबर 2021 से लेकर ईयर एंड 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस है डिबेंचर्स का 1,50,000 उन पे पूरे साल का, और जो फ्रेश इशू हुआ है 1,10,000 उन पर 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो जो ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 डिबेंचर्स का, उस पे पूरे साल का लगेगा, और जो फ्रेश डिबेंचर 1,10,000 के इशू हुए हैं उन पर 8% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो आप देखिए ये आएगा 12,000 और ये आया 4,400, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 16,400। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। देखिए लोन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन का 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 40,000। इसका मतलब करंट ईयर में 10,000 का लोन रीपे कर दिया, और रीपे कब किया है? वो भी 1 अक्टूबर को ही रीपे किया है। तो जो रीपे किया है इस साल, जिसका पेमेंट कर दिया ईयर के बीच में, तो जब पेमेंट किया है उस समय तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ईयर की स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 6 महीने का इंटरेस्ट उन पर भी देना पड़ेगा। तो 40,000 का जो लोन है जो रीपे नहीं हुआ है उस पर तो पूरे साल का देना पड़ेगा, और जो 10,000 का पेमेंट हो गया है उस पर 6 महीने का देना पड़ेगा। तो 40,000 पर 8% की रेट से पूरे साल का, और जो 10,000 का लोन पेमेंट कर दिया है उस पर 6 महीने का। तो ये आ रहा है 3,200 और ये आ रहा है 400, तो 3,600 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप देखिए टोटल कितना इंटरेस्ट है, 16,400 डिबेंचर का और 3,600 लोन का। तो टोटल हमें 20,000 इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो दोनों को एक साथ कर देंगे, 16,400 डिबेंचर्स का और 3,600 लोन का, टोटल 20,000। इसके अलावा आता है यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर्टी प्लांट बेचने पे जो लॉस हुआ है वो हम ऐड कर देंगे, 20,000 का लॉस हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर माइनस करते हैं। माइनस क्या क्या करते हैं? डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। एक और चीज आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर किया गया 5%, तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है, तो 5,000 जो प्रीमियम है वो हमने P&L में ऐड क्यों नहीं किया यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? क्योंकि उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया गया है। अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को P&L से राइट ऑफ किया गया होता तो हम यहाँ पर उसे ऐड करके दिखाते, क्योंकि वो हमारा एक फाइनेंसिंग नेचर का लॉस है, इसीलिए हम उसे यहाँ पर वापस ऐड कर देते। लेकिन इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऐड नहीं किया है। हम यहाँ पर केवल वही नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस ऐड करते हैं जो कि P&L में डेबिटेड है। तो जब वो डेबिटेड नहीं है तो यहाँ पर ऐड भी नहीं होगा। तो यहाँ हमारा ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 4,90,000। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्लस माइनस करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें। तो हम प्लस क्या करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। माइनस क्या करते हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इन्हें हम प्लस माइनस करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में से। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ये तो हम फाइनेंसिंग में लेंगे, इसलिए इसे ऑपरेटिंग में नहीं लिखेंगे। यहाँ ट्रेड पेबल्स आप देखिए इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस किया जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपये। इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे 95,000। ट्रेड रिसीवेबल, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है।
तो केवल दो ही चीजें हैं, एक तो जो ट्रेड पेबल हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उन्हें प्लस करेंगे 10,000 रुपये, और जो इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है उसे माइनस करेंगे 95,000। तो यहां से हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, लेकिन ये अभी बिफोर टैक्स है, अभी टैक्स पेड माइनस होगा, तो ये आ रहा है 4,05,000। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स पेड। तो देखिए टैक्स कितना पे किया, ये हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के निकाल लिया था, 35,000 पे किया है, ये माइनस होगा। अब हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर आ गया 3,70,000 रुपये, प्लस में आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी एक एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग की। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें मेनली नॉन करंट एसेट्स को देखना होता है। तो नॉन करंट एसेट्स में आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसका हमने अकाउंट बनाया है, वहाँ से हम देख लेंगे कि क्या खरीदा और क्या बेचा है। और गुडविल में तो जो चेंज आया है वो एमोर्टाइजेशन की वजह से आया है, उससे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब परचेज किया है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। देखिए एक हमने मशीनरी बेची थी 20,000 रुपये की, वो इनफ्लो है 20,000 रुपये का। और जो मशीन 3,40,000 की खरीदी है वो आउटफ्लो है 3,40,000 रुपये। और जो आपको मैंने बताया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं 45,000 के, ये भी आउटफ्लो है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 3,65,000, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारी दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आपको देखना है शेयर कैपिटल को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को। तो आप देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में दो चीजें हैं, एक है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर 1 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। और यहाँ देखिए प्रीमियम 10,000 रुपये है, इसका मतलब जो इक्विटी शेयर 1 लाख के इशू हुए हैं वो 10,000 के प्रीमियम पर इशू हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब रिडीम हुए हैं। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स कम हुए तो 1 लाख ये आउटफ्लो है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर हुआ है 5,000 के, इसका मतलब 1,05,000 रुपये का आउटफ्लो होगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप देखिए डिवेंचर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब इशू हुए हैं, ये इनफ्लो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक लोन कम हो रहा है, इसका मतलब इसका रीपेमेंट किया गया है, ये आउटफ्लो है। और इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट पेड तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं 1 लाख के, वो 10,000 के प्रीमियम पे हुए हैं, तो 1,10,000 का इनफ्लो होगा। इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं, रिडीम हुए इसका मतलब पेमेंट किया गया है, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है, तो 1,05,000 रुपये का आउटफ्लो होगा, क्योंकि 5,000 प्रीमियम पर रिडेम्पशन हुआ है। इसके अलावा जो डिवेंचर इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब डिवेंचर इशू किए हैं 1,10,000 रुपये के, ये इनफ्लो है। इसके अलावा जो बैंक लोन कम हुआ है, इसका मतलब बैंक लोन पे कर दिया है। अब पे करेंगे तो पैसा जाएगा, 10,000 रुपये का लोन रीपे कर दिया है। इसके अलावा जो डिविडेंड पे किया, डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट पे किया है, वो भी आउटफ्लो है। और आप देखिए हमने इंटरेस्ट पेड का कैलकुलेशन किया था कि जो कि हमने ऑपरेटिंग में यहाँ पर प्लस किया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 20,000 रुपये, वो ही यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ से हमारा प्लस में आंसर आ रहा है 85,000, तो ये हो गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए हमारी तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे और उसको क्वेश्चन के साथ वेरीफाई करेंगे कि हमने तीनों एक्टिविटी सही की हैं या नहीं। तो देखिए नेट आंसर निकालने के लिए हमें ए बी सी तीनों को प्लस करना है। तो आप देखिए ए 3,70,000 प्लस है, और जो बी है वो 3,65,000 माइनस है, और जो सी है वो 85,000 प्लस है। तो अब हम यहाँ पर नेट आंसर निकालें तो वो आ रहा है नेट इंक्रीज 90,000। ये है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम इसमें अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दें तो आ जाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आएगा, इसमें आप करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 15,000 और 25,000,
40,000 हो गया ओपनिंग बैलेंस, और 90,000 प्लस 40,000 ये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 1,30,000। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या 1,30,000 है, तो करंट इन्वेस्टमेंट 5,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,25,000, तो ये हो गया 1,30,000। यही हमारा आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया है। शेयर कैपिटल में आपके इक्विटी शेयर भी हैं और प्रेफरेंस शेयर भी हैं। इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब इक्विटी शेयर करंट ईयर में इशू किए हैं, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया कि ये जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं ये 5% के प्रीमियम पर इशू हुए हैं और ईयर के एंड में इशू हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं 2 लाख के, वो 5% प्रीमियम मतलब 10,000 रुपये प्रीमियम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस में 10,000 रुपये से सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं 3 लाख से 2 लाख हो गए, इसका मतलब करंट ईयर में 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया गया है। इसके बाद आपको नॉन करंट लायबिलिटीज में 10% डिवेंचर दिया है जो कि इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए गए हैं जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। और जो ट्रेड पेबल है ये करंट लायबिलिटी, इसमें जो चेंज आ रहा है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है। देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि एक मशीन है जो कि प्रॉपर्टी प्लांट में इंक्लूड होगी, उसकी बुक वैल्यू 90,000 है, इसे 50,000 रुपये में बेचा गया है, और इस साल प्रॉपर्टी प्लांट पर 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख से 2 लाख के हो गए हैं, इसका मतलब करंट ईयर में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फर्दर परचेज किए गए हैं। इसके बाद करंट एसेट में आपका एक करंट इन्वेस्टमेंट दिया है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, और ट्रेड रिसीवेबल, इनमें जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो हम ऑपरेटिंग में प्लस माइनस करेंगे। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में 2 चीज़ें हैं, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि करंट ईयर में जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं उनसे जो प्रीमियम मिला है वो है, और सरप्लस इससे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा। जो ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं इसमें सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस दिया और पीबीडी का भी दिया है। देखिए हम चाहें तो जो इंक्रीज इन पीबीडी है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ सकते हैं इंक्रीज इन पीबीडी को, या फिर हम नेट जो डेटर्स हैं आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पीबीडी उसमें जो चेंज हुआ है उसे हम करंट एसेट में कंसिडर कर लेंगे। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो पीबीडी में जो हुआ है उसे सेपरेट दिखाइए, फिर आप जो डेटर्स में चेंज हुआ है वो बुक वैल्यू के बेस पर लेंगे, और अगर आप पीबीडी नहीं दिखाएंगे तो आप फिर जो नेट बैलेंस है डेटर्स का उसके बेस पर चेंज को कंसिडर करेंगे। तो इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़ लेते हैं कि जो प्रपोज्ड डिविडेंड है इक्विटी पर तो नहीं है, प्रेफरेंस पर है। तो देखिए जो इस साल प्रपोज किया है इससे मतलब नहीं है, जो पिछले साल प्रपोज किया है वही इस साल प्रोवाइड किया जाएगा और पे किया जाएगा। इसके बाद मशीन और डेप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया। जो डिबेंचर इशू हुए हैं वो 1 अप्रैल 2021 मतलब ईयर की पहली तारीख को ही डिबेंचर इशू हुए हैं, इसका मतलब जो फ्रेश इशू है उस पर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं फर्दर वो ईयर के एंड में किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे आपका जो ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का वो 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है, हमें इंटरेस्ट केवल इस 1 लाख पे मिलेगा, क्योंकि जो और हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं वो ईयर के एंड में खरीदे हैं 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट, तो उन पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसका ये इफेक्ट है। इसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 31 दिसंबर 2021 को रिडीम किए गए हैं। इंटरिम डिविडेंड भी पे किया गया है इक्विटी शेयर्स पे 31 दिसंबर 2021 को, और जो फ्रेश इक्विटी शेयर हैं वो एट प्रीमियम इशू किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और ये निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। उस नोट में देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एज पर सरप्लस। अब प्रॉफिट एज पर सरप्लस कैसे निकलता है, देखिए आपको रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा 4 लाख माइनस 2 लाख, तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। अब हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है, देखिए सबसे पहले हमें ऐड करना होता है डिविडेंड प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर, तो हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं इसे। देखिए इक्विटी पर तो नहीं है फाइनल डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस पर है, वो हमने देखा था इक्विटी पर प्रपोज्ड डिविडेंड निल है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन पर पिछले साल कितना डिविडेंड प्रपोज किया गया था 10%, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 10% मतलब 3 लाख का 10% में 30,000 डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रपोज किया है पिछले साल, तो ये पिछले साल जो प्रपोज किया वो हमने ऐड कर दिया 30,000 रुपये। इसके अलावा सेकेंड आता है इंटरिम डिविडेंड, और देखिए इंटरिम डिविडेंड इक्विटी को दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, इन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 दिसंबर 2021, तो आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, उसी पर दिया जाएगा 3 लाख का 15%, 45,000 इंटरिम डिविडेंड है वो हम ऐड कर देंगे।
इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में कोई भी रिजर्व नहीं दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं है, टैक्स रिफंड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 2,75,000। अब इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने निकाला है 2,75,000 वो लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी प्लांट में आपको सेल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। आपको प्रॉपर्टी प्लांट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 7 लाख रुपए। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि एक मशीन जिसकी की बुक वैल्यू है 90,000 रुपये, उसे बेचा गया है 50,000 रुपये में, और इसके अलावा करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 60,000 रुपये। तो इसे हम कर लेंगे यहाँ पे बाय बैंक। बेची गई है प्रॉपर्टी प्लांट 50,000 की, और इसको बेचने पे लॉस कितना हुआ, इसको बेचने पे देखिए लॉस हुआ 40,000, क्योंकि 90,000 की बुक वैल्यू की प्रॉपर्टी मशीन को 50,000 में बेचा है, तो 40,000 का लॉस हुआ है। इसके अलावा जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया वो भी यहाँ पर CR होगा 60,000 रुपये। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा बैलेंसिंग फिगर में कि करंट ईयर में कितने का प्रॉपर्टी प्लांट फर्दर परचेज किया गया है। तो ये हमें बैलेंसिंग फिगर में वैल्यू मिलेगी, तो ये आ रहा है 2.5 लाख रुपए। तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, जो कि हम निकाल चुके हैं 2,75,000। अब हमें इसमें क्या क्या प्लस करना होता है, हमें इसमें प्लस करना होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं। सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखिए इस साल कितना लगा है 60,000 रुपये, ये प्लस करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ये है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे लगता है और इंटेंजिबल एसेट यहाँ पर दी नहीं है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख, और जो करंट ईयर में डिवेंचर इशू किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो 1 अप्रैल को, मतलब ईयर की पहली तारीख को इशू किए गए हैं। तो जो फ्रेश इशू है उस पर भी हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इस वजह से हमें पूरे 3 लाख रुपए पर 10% की रेट से 30,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो 30,000 इंटरेस्ट का हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर और क्या प्लस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट में एक मशीन है जिसको कि हमने बेचा है और उसको बेचने पे 40,000 का लॉस हुआ है। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, इसीलिए इसे प्लस करेंगे। तो ये तो हो गई प्लस वाली चीज। अब माइनस क्या करते हैं, देखिए माइनस करते हैं डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, जो कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिलती है, और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमें मिला है। अब ये इंटरेस्ट मिला है, ये कैसे हमें पता चला, इसके लिए आप देखिए हमने जब इन्वेस्टमेंट देखा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट के आगे एक परसेंटेज लगा है 10%। इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट पे 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है, तो हमें इंटरेस्ट कौन से इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट फर्दर इस साल खरीदे गए हैं वो ईयर के एंड में खरीदे हैं। यहाँ बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च। तो जो करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं उन पे तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, जो हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट हैं 1 लाख के, उन्हीं पर हमें इंटरेस्ट मिला होगा 10% की रेट से, जो कि हमारा इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो इसके अलावा और कोई माइनस का आइटम नहीं दिया है। अब हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आ रहा है हमारा 3,95,000। अब हम इसमें प्लस माइनस करेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए प्लस क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, कौन सी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए जो ट्रेड पेबल्स है वो इंक्रीज हो गया है, इसे हम प्लस करेंगे। इसके बाद जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो गया है, हम इसे माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है, हम इसे माइनस करेंगे। देखिए मैं ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर जो नेट है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पीबीडी वो वाले ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंक्रीज इन पीबीडी यहाँ पर प्लस नहीं किया था। तो इस वजह से मैं जो नेट बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ पीबीडी, उसके बेस पर जो चेंज हुआ है उसे कंसिडर करूंगा। प्लस करेंगे ट्रेड पेबल जो इंक्रीज हुए हैं 80,000 रुपये से, माइनस करेंगे जो इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है 1 लाख रुपए से,
और माइनस करेंगे जो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है 90,000 रुपये से। अब हमारा आंसर आ रहा है 2,85,000 प्लस में आ रहा है, तो ये हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमारी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें देखना होता है नॉन करंट एसेट्स को। करंट एसेट का भी एक एलिमेंट होता है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, लेकिन वो यहाँ पर दिया नहीं है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका तो हमने यहाँ पर अकाउंट बनाया ही है। इसमें जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो हम डायरेक्टली देख लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब करंट ईयर में हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फर्दर परचेज किए हैं। इसके अलावा इसमें आता है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम। तो डिविडेंड और रेंटल इनकम तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम है, उसे भी हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पर मशीन बेची थी 50,000 रुपये की, वो हमारा इनफ्लो है। 2.5 लाख का प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया है, ये हमारा आउटफ्लो है। मशीन सोल्ड है 50,000, ये इनफ्लो है। और प्रॉपर्टी प्लांट परचेज किया है 2.5 लाख रुपए का, ये हमारा आउटफ्लो है। और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, वो हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदे हैं 1 लाख रुपए के, ये हमारा आउटफ्लो है। और जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट इनकम जो हमें इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हुआ है 10,000 रुपये, ये हमारा इनफ्लो है, इसे हम प्लस करेंगे। अब हमारा आंसर आ गया 2,90,000 माइनस में। तो ये है हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हमारी दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें देखना होता है शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को। तो पहले शेयर कैपिटल को देख लेते हैं। देखिए शेयर कैपिटल में एक तो इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब इक्विटी शेयर इशू किए हैं 2 लाख के, और वो 10,000 के प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो ये हमारा 2,10,000 रुपये का इनफ्लो हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है, 1 लाख रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं, तो ये हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप देखिए डिवेंचर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब डिवेंचर इशू किए हैं, ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा। इसके अलावा इस एक्टिविटी में आता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। तो यहाँ पर फाइनल डिविडेंड भी है, इंटरम डिविडेंड भी है और इंटरेस्ट भी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, तो देखिए इक्विटी शेयर इशू हुए हैं 2 लाख की फेस वैल्यू के 10,000 के प्रीमियम पे, तो 2,10,000 का इनफ्लो हो गया। इसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम हुए हैं, रिडीम होंगे तो पैसा जाएगा, तो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं, एट पार रिडीम हुए हैं, इसलिए 1 लाख का आउटफ्लो। इसके अलावा जो डिवेंचर इशू हुए हैं, डिवेंचर इशू हुए हैं 1 लाख रुपए के, ये 1 लाख रुपए का इनफ्लो। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड हमने देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हमने प्लस किया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 30,000, वही यहाँ पर माइनस किया जाएगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। इसके बाद डिविडेंड, तो डिविडेंड आपने देखा हमने नोट में दोनों प्लस किए थे, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ये दोनों ही हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किए जाएंगे। 30,000 रुपये फाइनल डिविडेंड का आउटफ्लो हो गया और 45,000 इंटरिम डिविडेंड का आउटफ्लो हो गया। तो अब हमारा नेट आंसर आ रहा है 1,05,000 रुपये प्लस में आ रहा है, तो ये है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर आ गया है। अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे कि फाइनल नेट इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो देखिए इसके लिए हमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग का आंसर है प्लस का 2,85,000, इन्वेस्टिंग का आंसर है माइनस का 2,90,000 और फाइनेंसिंग का आंसर है प्लस का 1,05,000। तो नेट हमारा आंसर आ रहा है 1 लाख प्लस में, प्लस मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए इसमें हम ओपनिंग बैलेंस अगर ऐड कर दें तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो अब हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे क्वेश्चन से कि ओपनिंग बैलेंस ऐड करने पर क्लोजिंग आ रहा है या नहीं। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 50,000 करंट इन्वेस्टमेंट और 20,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 50 और 20 70,000 हो गया। अब 1 लाख प्लस 70,000 1,70,000। अब हम इधर देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस 80,000 और 90,000, तो ये भी 1,70,000।